Hello friends, back again to episode number 18. This is Maths Classes by Sanjay Agarwal. The channel name is Sanjay Agarwal Maths Classes. We are doing vectors of class 12 and this is lecture number 18, which we call it as episode number 18. We are about to wrap up vectors. We have done the complete theory of the vectors and now we are doing the assignment, which is called practice paper 3. We have already done practice paper 1 and 2. This will be provided in the description below as a link. So without wasting any more time, let's continue with question number 10. This is where we left in episode number 17. Find the area of the triangle. So I am given a triangle और ये तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं A, B and C. A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1, 2 and 3. B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2, 3 and 1. और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 1 and 2. आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना। तो अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी है और समझी है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और पढ़ी है लेकिन पूरी नहीं समझी है तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आप पूरी समझ जाएंगे। आप वेक्टर BC बनाएंगे और वेक्टर BA बनाएंगे। आप कहेंगे सर वेक्टर BC कैसे बनाएंगे? वो तो हम बहुत बारी बना चुके हैं। x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सो 3 माइनस 2 i, 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1 1। और वेक्टर BA क्या होगा आपका? यहाँ मिटा देते हैं इसको। डायग्राम जरूर बनाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ डायग्राम बनाने से शर्माइए मत। BA क्या होगा? 1 माइनस 2 माइनस आई कैप। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस 2, फिर 2 माइनस 3। देखो टच करके कर रहा हूँ अभी भी। 2 माइनस 3 माइनस j। ऐसे दूर से खड़े होके बोलोगे ना गलत हो सकता है 3 माइनस 1। चूँकि महसूस करिए 3 और 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा। टच फीलिंग। ऑलराइट, BC और BA हो गया। फॉर्मूला क्या है एरिया का? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ BC क्रॉस BA। क्या बोलते हो, छोड़ दो इसको या थोड़ा सा शुरू करके छोड़ देता हूँ क्योंकि अब बहुत रेपिटेटिव हो गया ये। अब आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए। I J K। अब सेकेंड रो में BC के जो I J और K के कोफिशिएंट्स है 1 माइनस 2 एंड 1। अब मेरा मन कर रहा है कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन किए जाए। 1 माइनस 2 एंड 1 और BA के हो गए हैं -1 -1 2। बोलो छोड़ दूँ मैं यहाँ से? तो ये आप इवेल्युएट कर लेना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के 2 से डिवाइड कर देना और पीछे भूलना मत स्क्वायर यूनिट्स लिखना। तो अब इस क्वेश्चन को हम आगे नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब ना पीछे नीचे जाते जाते अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय दीज 3 पॉइंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 11 ना एकदम सेम है, कॉन्सेप्चुअल है, उसको भी मैं समझा के और थोड़ा सा करके छोड़ देता हूँ। विल रादर नाउ डू सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस अब कुछ ज़्यादा ही आसान लगने लगे हैं क्योंकि हमारी थ्योरी हो गई है स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है। अब आपके पास एक प्लेन दिया हुआ है और उस प्लेन में दिए हुए हैं 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। पहले भी मैंने बोला था 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर एंड 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 4 पॉइंट्स में और मे नॉट बी कोप्लेनर। अब वो तो सिलेबस से कट गया। अब आपके पास 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे A 1 2 3, B 2 3 1 और एक है C 3 1। हो गलत हो गया, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया। एक दिया हुआ है P 1 -1 एंड 2, फिर आपको दिया गया है Q 2 0 1 और आपको दिया गया है R 0 2 1। All right. Find a unit vector perpendicular to the plane determined by the points P1 -1 2, Q2 0 1 and R 0 2 1। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप एक वेक्टर बनाएंगे QR।
एक वेक्टर बनाएंगे क्यू पी। अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो अपने आप आपको एक वेक्टर मिलेगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग पी क्यू एंड आर। खत्म हो गया। तो वेक्टर क्यू पी आपको बनाना आता ही है। कितना होगा, इनमें से माइनस करेंगे 0 - 2 आई कैप, 2 - 0 जे कैप एंड 1 - 1 के कैप। कितना हो गया अब ये, -2i + 2j + 0k हो गया जी। और QP क्या होगा, यहाँ बना दूँ, QP 1 - 2 आई कैप, ये हो गया ना x2 - x1। QP ये मैंने कौन सा बनाया था, ये मैंने QR बनाया था। सो QR था 0 - 2, 2 - 0 एंड 1 - 1। अब मैं बना रहा हूँ QP। सो ये हो गया 1 - 2 आई कैप, फिर -1 0 जे कैप QP। P में से Q के कोऑर्डिनेट्स माइनस करें, 2 - 1। अभी हो गया -i -j +k। हो गए भाई, आपके वेक्टर्स तैयार हो गए, QR एंड QP। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आप, QR क्रॉस QP। और वो कैसे निकलते हैं, डिटर्मिनेंट से, i j and k। अब आप QR में i j और k के कोफिशिएंट्स ले लीजिए, -2 2 and 0, -2 2 and 0। और फिर QP के i j और k के कोफिशिएंट्स ले लीजिए, -1 -1 and 1। ये रहे ना आपके -1 -1 and 1। और ये रहे QR के i j और k -2 2 and 0। अब इसको आप एक्सपैंड करेंगे, डिटर्मिनेंट्स हम काफ़ी बारी एक्सपैंड कर चुके हैं, एपिसोड नंबर 17 में भी 18 में भी। i अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 और ये तो 0 हो जाएगा। फिर एक माइनस खुद लगाते हैं, फिर ये वाला नंबर कॉपी करते हैं, फिर इन दोनों को करते हैं, ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं, -2 × 1 -2 और ये भी 0 हो जाएगा। और फिर प्लस के, फिर ये वाला गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और ये भी एक माइनस आके 2 + 2 हो जाएगा। इसको ना जब भी आप एग्जाम में एक्सपैंड करें ना, एक बार रीरन जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ये देखो i हो गया, ये हो गया 2 × 1 2, टच करिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ 0 × -1 0 -0, फिर -j लिखा, ये वाला कॉलम गया -2 × 1 -2 -1 × 0, फिर k, ये वाला कॉलम गया -2 × -1 +2 होता है, फिर -1 × 2 -2 होता है, और एक प्लस आप खुद लगाएंगे, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आप अपने मार्क्स खो देंगे, +4, क्योंकि बाद में नहीं आप आ पाएंगे इस कैलकुलेशन को चेक करने ना, हाथ के हाथ हो गई तो हो गई। अब ये जो वेक्टर है ना QR × QP, दिस इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P Q एंड R। अब मेरे को क्या यूनिट वेक्टर निकालना है, हाँ जी मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, और मैग्नीट्यूड आपको निकालना ही आता है। एक लंबा सा स्क्वायर रूट बनाएंगे, i का कोफिशिएंट 2 है उसका स्क्वायर 4, j का 2 है उसका स्क्वायर 4, k का 4 है उसका स्क्वायर 16 + 4 20, 20 + 4 √24। अब मेरे को यहाँ थोड़े ब्लैक बोर्ड पे जगह चाहिए, तो अच्छा मेरे पास शायद ये भी आ जाएगा। सो n कैप क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए, QR क्रॉस QP डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ QR क्रॉस Q। अब QR वो था और 2 और √24, √24 को कुछ किया जाए क्या, इसको हम लिखें क्या, इसके ये क्या बनेगा, √24 आपका 24 के फैक्टर बनाएंगे ना, 2 से जाएगा 12, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, 2 to the 4, 4 to the 8, अब 2 2 का 1 2 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 2√6। ओके, तो जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे ना 2i, और इसको अलग अलग भी कर दीजिएगा, 2√6 आई कैप प्लस 2j 2√6, इसको मिटा देते हैं, जगह की कमी महसूस होने लगी है ब्लैक बोर्ड पे अब, +4 2√6
ठीक, बस अब ये आपका आंसर आ गया। यहाँ से 2 2 काटा, ये आई 2 बार लिख दिया गया, 2 रूट आई बाई 2 रूट 6, तो ये हो गया 1 बाई रूट 6 आई। ये ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे ना, आई अपॉन रूट 6 की बजाय ऐसे लिखने में आंखों को ज़्यादा अच्छा लगता है। 1 बाई रूट 6 जे, कोफिशिएंट अलग से दिखता है ना जे का, और ये हो जाएगा 2 बाई रूट 6 के। प्लस माइनस लगाना है तो आप लगा सकते हैं, फिर यहाँ ब्रैकेट डाल के इधर भी प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच आई एम जस्ट रबिंग ऑफ, perpendicular to the plane containing 3 points P, Q and R. So ये हुआ हमारा this. अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना 12, ये है एक चैलेंज। दिस वन क्वेश्चन पहले 11 क्वेश्चंस के ऊपर भारी पड़ने वाला है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, दिल थाम के बैठिए। आपका क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस, और सबसे बेहतरीन नहीं तो टॉप 2 और 3 में आता है ये क्वेश्चन। एग्जाम में आ जाए तो बस जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पहले किया है और जिसको याद है वही इसको कर पाएगा, बाकी आधा आधा करके इसमें गड़बड़ हो जाएगा। सो वी आर नॉट डूइंग वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन। देखिए क्या है ये कहानी। आपको एक वेक्टर ए दिया गया है, जिसमें नाम दिया है ए, ठीक है। अगर आपके पास प्रिंट आउट है ना वो तो बेस्ट है, प्रिंट आउट नहीं ले सकते तो उस क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए, और वो भी नहीं करना चाहते तो मैं लिख ही रहा हूँ क्वेश्चंस आपके सामने। और एक तीसरा वेक्टर दिया गया है सी, 3i प्लस जी, हो गए। और आपको बोला है फाइंड ए वेक्टर डी विच इज नॉर्मल टू बोथ ए एंड बी। मैं लिख दूँ यहाँ पे, फाइंड डी विच इज परपेंडिकुलर टू ए, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी। तो अननोन वेक्टर डी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और एक चीज और दी गई है, डी डॉट सी इज इक्वल टू 20। और इसका एक सेकंड पार्ट भी है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर डी एंड वेक्टर सी। इंक्लिनेशन वर्ड यूज किया, मतलब वही है। सो पढ़ दूं मैं आपके लिए क्वेश्चन। गिवन दैट वेक्टर ए आई प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर बी माइनस आई प्लस j प्लस k एंड वेक्टर सी 3i प्लस j, ये 3 वेक्टर्स गिवन है। फाइंड ए वेक्टर डी वो रखा मैंने, विच इज नॉर्मल टू बोथ ए एंड बी, एंड डी डॉट सी इज 21। सेकेंड पार्ट है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ डी विथ सी, जिसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फाइंड द एंगल बिटवीन डी एंड सी। तो इसको आप मार्क कर लीजिए अपने असाइनमेंट। इट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखिए, whenever you want to find a vector perpendicular to two vectors, say a and b, don't use your brains, simply take their cross product. This is the way I speak. So whenever you want to find a vector perpendicular to a as well as b, do not use your brains, simply take their cross product. दिमाग मत लगाइए, a और b का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए। ऑलराइट, तो मैंने a और b का क्रॉस प्रोडक्ट लिया। ये जो वेक्टर है ना a क्रॉस b, ये भी एक वेक्टर होता है ना, वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ आप ऐसे बनाएंगे, इसको हम पूरा करेंगे क्योंकि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 2 3 -1 1 एंड 1। ऑल राइट, पहली रो में हमेशा आई जे के होता है, सेकेंड रो में ए के जो आई जे के आगे वाले नंबर्स हैं 1 2 3, फिर बी के आखिरी रो में -1 1 एंड 1। अब आप इसको एक्सपैंड करिए। ऑल राइट, टच करके 2 1 2 1 3 3, लेकिन एक माइनस साइन आप डालेंगे। अब ये वाला कॉलम खा जाइए, ये रो तो आप खा ही गए हैं। 1 × 1 1, फिर -1 × 3 -3, एक प्लस हो जाएगा, फिर एक माइनस आप लगाएंगे अपनी मर्जी से। ये एक मैकेनिज्म होता है ना डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने का। ये के लिखेंगे, यू डिलीट दिस रो एंड दिस कॉलम 1 × 1 1, और ये +2 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, -i कैप 1 + 3 4, माइनस पहले से बाहर है, और +3। ठीक हो गया जी आपका, -i -4j +3। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये आ गया वेक्टर डी। ऑल राइट, वाई? बिकॉज डी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी, एंड a क्रॉस b इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी।
अगर आप इसको d मान लेते तो फिर इसका क्या करेंगे? d डॉट सी इज 21, इज इट नॉट? तो वो कहाँ यूज होगा? आपने तो आंसर ही निकाल दिया ना, तो इसको आप d मत मानो, इसको आप n मान लो। अभी देखते हैं क्या कहानी बनती है, और अब हम बनाते हैं एक डायग्राम, उससे हमें आगे समझ में आएगा। सो a क्रॉस b को हमने नाम दे दिया n, जिससे कि बार बार मेरे को a क्रॉस b ना बोलना पड़े। आइए मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेक्टर्स और कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है वेक्टर a, ठीक हो गया, और ये है वेक्टर b। जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। ऑलराइट, आर्बिट्री मैग्नीट्यूड मैं बोलता हूँ। तो a क्रॉस b आपका यही हो गया n ना, इसको हमने नाम दे दिया ना a क्रॉस b। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a and b। आई टोल्ड यू टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो अगर मैं बोलता हूँ कि वेक्टर n इज परपेंडिकुलर टू a, वेक्टर n इज परपेंडिकुलर टू b, इट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a and b। और जो d वेक्टर है जो आपको निकालना है वो भी a और b के परपेंडिकुलर है, तो वो भी इसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपका अननोन वेक्टर हो गया जो आपको निकालना है। आप देखिए डायग्राम का जलवा। कैन यू नाउ क्लियरली सी दैट वेक्टर n एंड वेक्टर d आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू द सेम प्लेन। इस ब्लैक बोर्ड पे ये एक वेक्टर पैरेलल है और एक और दूसरा वेक्टर पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है, और एक और दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो दोनों आपस में पैरेलल होंगे ना। सो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द सेम प्लेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मे बी इन द सेम डायरेक्शन और मे बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इस डायग्राम से हमें पता लगता है कि वेक्टर d will be parallel to vector n because n is perpendicular to a and b and so is d, that is author has given. Now what is the ASC golden rule? Do you recall? बोलिए, if two vectors are parallel then one of the vectors can be written as scalar multiple of other vector, तो आप उसको lambda मान लीजिए। So if d is parallel to n, you can write d is equal to lambda n। मैंने इस रूल को नाम दे दिया था ASC गोल्डन रूल। तो ऐसे ऐसे ना मैं फॉर्मूलेस को नाम देता जाऊंगा, थ्योरम्स को नाम देता जाऊंगा, तो हमको उनको याद करने में इजी रहेगा और रिकॉल भी करेंगे फिर हम। अब जैसे जिस बच्चे को अब याद है, जिसने थ्योरी कॉपी बनाई है, उसको मेरे को पूरी राम कहानी बताने की जरूरत नहीं ना, मैं सीधा बोल रहा हूँ यूज ASC गोल्डन रूल। उसको याद होगा कि ASC गोल्डन रूल क्या होता है। इफ वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, a कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। आप यहाँ लैम्डा लिखिए और n क्या था आपका? ये था n, ये रहा देखिए, -i -4j + 3k। चाहे तो ब्रैकेट खोल दीजिए, थोड़ा सा आपको इजी लगेगा उसको हैंडल करना। लीजिए आपका वेक्टर d तैयार है, लेकिन अभी भी लैम्डा की वैल्यू नहीं निकली है। अब d डॉट c जो 21 दिया है उससे लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, तो मैं क्या इसको मिटा दूं यहाँ से? तो जिन्होंने नहीं लिखा, और मैं तो अभी भी मना कर रहा हूँ, आप साथ साथ मत लिखिए, आप सिर्फ बैठिए दोनों हाथ को एक दूसरे पे पकड़ के और बड़े ध्यान से पूरी अटेंशन से सीखिए कि क्या हो रहा है, फिर दोबारा से देखिए और फिर न्यूमेरिकल्स करिएगा। अब d डॉट सी कितना दिया है 21, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? 6 ब्रैकेट्स बना के, 1 2, पहला वाला ब्रैकेट ना मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, आपको भी अभी समझ में आ जाएगा क्यों। यहाँ पे d के कोफिशिएंट्स लिखेंगे पहले ब्रैकेट में, वो ये रहे -λ -4λ एंड 3λ। बताना जरा क्या था? -λ -4λ एंड 3λ, और पीछे c के लिखेंगे, ये रहा 3 1 और एक तो मिसिंग है k वाला, तो उसको 0 लिखेंगे बस। a1 b1 + a2 b2 + a3 b3 इज 21। अब ये हो गया -3λ, ये हो गया -4λ, वो तो 0 ही हो गया, ये हो गया -7λ। अच्छा है ना, बढ़िया कटेगा, 7 और 21 कट के 3 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, माइनस तो जिंदा रहेगा, लैम्डा की वैल्यू आ गई -3। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो वापस यहाँ डाल दी जाएगी और आपका वेक्टर d आ जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन था। पहले 11 क्वेश्चंस में तो, पहले 4-5 क्वेश्चंस में तो मज़ा आया था, उसके बाद तो एक बोरियत सी महसूस होने लगी थी कि सर वही चीज़ हम रिपीट करते जा रहे हैं। तो अब आपका आंसर आ गया। अरे यार वेक्टर c मिटा दिया मैंने, क्या था वो? 3i + j, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि अभी उसकी जरूरत है मेरे को लास्ट पार्ट के लिए ना। यहाँ से बना लिया ना मैंने, ये डाले थे ना 3 और ये j, ठीक है, ये तो था नहीं उसमें। तब आपका आंसर क्या हो गया? ओ
डी क्या था भाई, -3 ना, सो पुट डी नहीं लैम्डा। भाई -3 आया था भाई, मैं तो भूल गया क्या आया था, -3 दिख रहा है इधर, चलो -3 मान लेते हैं, शायद यहाँ 7 आया था, वहाँ 21 आया था, हाँ -3 था। पुट लैम्डा इज इक्वल टू -3 इन, अब डिजिटल ब्लैक बोर्ड होगा ना तो मेरे को रब करने की बजाय मैं पूरे पेज को ऊपर भेज सकता हूँ या थोड़ा हिला डुला के देख सकता हूँ। अब क्या हो गया जी, डी आपका -λ_i हो रहा उधर, -4 λj + 3 λk, और इसके अंदर आप डाल दीजिए ये हो गया 3i 4 3 12j एंड -9। लीजिए आपका वेक्टर डी आ गया। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो भाई मेरे को आप माफ़ करिएगा। -3 × -3 + 3 -4 × -3 + 12 और -9, मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ। अब लास्ट पार्ट क्या है, ये जो वेक्टर डी है ना, इसका वेक्टर सी के साथ एंगल निकालना है। तो अब इन सब चीज़ों का काम खत्म हो गया। देखिए इस क्वेश्चन का ना जो मेन रीज़न था जो हम इसको कर पाए वो इसका डायग्राम था। बिना डायग्राम किए आप इसको इमेजिन ही नहीं कर पाते। अब लास्ट पार्ट के लिए सब मिटा दिया जाए, वेक्टर डी चाहिए और वेक्टर सी चाहिए, ठीक है ना। इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इनका एंगल निकल आएगा। एंगल निकालने के लिए ना क्रॉस प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रेफर करो डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी डॉट सी, मैग्नीट्यूड ऑफ डी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। अब डी डॉट सी कैसे आएगा, वही फिर से, अरे डी डॉट सी तो आपको दिया हुआ था ना, नहीं मैं तो भूल गया। ये बड़ा प्रॉब्लम है जब आप मिटा देते हैं ना। ओ मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ, शायद डी डॉट सी हमें दिया था 21, तो इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। तो डी डॉट सी तो क्वेश्चन में 21 दिया है। वैसे क्रॉस चेक करने के लिए हम निकालें 3 3 9 + 12 और +0, क्योंकि इसमें तो 0 लेंगे, k नहीं है, तो 12 + 9 21। ओ अभी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी निकालना है। ये 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144, -9 का स्क्वायर 81, फिर इसका भी निकालना है। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, इसका उसकी जरूरत नहीं है, इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी। सो डी डॉट सी में दोबारा निकालने लगा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, निकालता तो भी 21 आता। फिर मेरे को एकदम स्ट्राइक किया, अरे डी डॉट सी तो पक्का पकाया दिया हुआ है 21। मैग्नीट्यूड ऑफ डी निकाल लिया, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ आईज जेईज एंड केस, और सी का भी निकाल लिया। बस अब तो कैलकुलेशन बची है। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब हो गया ये। अब यार इतने बड़े बड़े नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे मेरे को। 144 में अच्छा 1 इसमें डाल देते हैं तो ये 10 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 80 और ये 10 है ना। ये 1 इसमें सरका देता हूँ, 9 + 1 10, ये 80 हो गया। अभी ऐड करना ईजी हो जाएगा ना। ये 12, ये 13 और ये 234। मान रहे ये बात सही है ना? ऑलराइट, और ये √10 और ये cos थीटा। अब cos थीटा कितना हो गया, 21/234 × √10। बस छोड़ दो यार एग्जाम में इसको ऐसे ही ना। आपको एंगल मांगा था तो इसमें इन्वर्स भी करना पड़ेगा। अब इस पर कौन इसका स्क्वायर रूट लेने के फैक्टर बनाएगा, बाहर निकालेगा, पता नहीं कटेगा या नहीं कटेगा, क्योंकि इतना हमें ना एग्ज़ाम में टाइम भी देखना है, पूरा भी करना है ना हमें पेपर। देखो इसमें तो कुछ बाहर निकलेगा नहीं, 2 × 5 क्लब करके कुछ तो निकलेगा, 2-3 2 तो निकल ही आएंगे। एक 2 तो मेरे को दिख ही रहा है निकलता हुआ, लेकिन वो 21 को काटेगा भी नहीं ना। तो ये आपका आंसर आ गया, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डी एंड सी। कितना कंप्लीट, कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। तो अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने पहले किया हुआ है तो आप कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 ये थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं, बिना नंबर्स के हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस पेपर 2 में भी किए थे डॉट प्रोडक्ट्स में। सो दे विल गो ए बिट फास्ट। तो जितनी देर में ये क्वेश्चन हुआ है ना 12, इतनी देर में तो हम 4 क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इन्फ्रेंस कैन यू ड्रॉ इफ A क्रॉस B इज द नल वेक्टर। प्रिंटिंग में ना इसके ऊपर एरो बनना रह गया है। एंड
ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों बातें दी हैं, व्हाट इन्फ्रेंस कैन यू ड्रॉ? यू सी इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर, आइदर फर्स्ट वेक्टर इज अ नल वेक्टर और सेकेंड वेक्टर इज अ नल वेक्टर और दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ क्या आएगा इन्फ्रेंस? आइदर फर्स्ट वेक्टर इज अ नल वेक्टर और सेकेंड वेक्टर इज अ नल वेक्टर और फर्स्ट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सेकेंड वेक्टर। अब इन दोनों कॉलम्स में से कॉमन सॉल्यूशन लेना है। ये तो हो नहीं सकता, ए कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू बी एट द सेम टाइम। तो आपका फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया? पहले दो कॉमन हो गए ये वाले। सो आइदर ए इज ए नल वेक्टर और बी इज ए नल। बोलिए, कोई डाउट है इसमें? ये तो आपको पता ही है ना, व्हेन इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स नल वेक्टर, आइदर फर्स्ट वेक्टर इज नल वेक्टर और सेकंड वेक्टर इज नल वेक्टर और दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, उनके बीच में एंगल 0 और पाई होता है, साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई भी 0 होता है। अब a डॉट बी 0 है तो आइदर a इज नल वेक्टर और b इज नल वेक्टर और दे आर एट राइट एंगल्स। नाउ ए वेक्टर a कैन नॉट बी पैरेलल टू b एज वेल एज परपेंडिकुलर टू b एट द सेम टाइम। तो ये आपके कॉमन आंसर्स हैं जो दोनों कॉलम्स में एक साथ आते हैं। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर, इज इट ओके? ओके, आई एम रिपीटिंग। भाई अभी लिखिए नहीं, आप सिर्फ बैठिए और क्लास को समझिए। दोनों काम करेंगे ना, फिर आपको क्लास फास्ट लगेगी, मैं बता रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 14, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी है। ये देखिए बिना होल्डर के ये होता है। सारे हाथ पे चौक लग रहा है खूब सारा, मेरे ऊपर भी चौक गिर रहा है। होल्डर से ना चौक खिसता कम है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, डज इट ऑलवेज मीन? मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, बी इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। अगर ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के बराबर है तो क्या इसका एक ही इन्फ्रेंस है बी इज इक्वल टू सी या कोई और भी इन्फ्रेंस हो सकता है? आइए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो राइट साइड पे है ना उसको लेफ्ट साइड पे लाते हैं ऐसे, और यहाँ 0 मत लिखना, वेक्टर लिखना। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज नेवर ए नंबर, इट्स ए वेक्टर। अब इसमें ए क्रॉस आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आएगा बी माइनस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। अभी तो हमने लिखा था ना, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होता है तो या तो पहला वाला नल वेक्टर होता है या दूसरा वेक्टर नल वेक्टर होता है, और इससे इन्फ्रेंस आता है जो ऑथर ने बोला था, वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। और एक तीसरा इन्फ्रेंस होता है फर्स्ट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सेकेंड वेक्टर। तो आपके 3 इन्फ्रेंसेस आ गए। सो इट नॉट ओनली इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी, सो इम्प्लीकेशंस क्या हैं? 3 हैं इसके अंदर। तो उसने ऑथर ने पूछा था क्या एक ही है? ए इज ए नल वेक्टर और ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी और वेक्टर बी इज इक्वल टू। 3 इम्प्लीकेशंस आ रही हैं। तो ऑथर ने ये बोला था, डज इट ओनली इंप्लाई वेक्टर बी इज इक्वल टू सी? नो, इट इंप्लाइज 2 more options, either a is a null vector और a is perpendicular to b minus c। देखिए फिर से, परपेंडिकुलर नहीं है, हाथ मेरे को क्या हो रहा है, a is parallel to b minus c, बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। ऑलराइट, चलो समय पे मैंने अपनी गलती सुधार ली। a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस c, ये इधर आ जाएगा, उधर नल वेक्टर हो जाएगा, a क्रॉस कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में b माइनस सी आएगा। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होता है, या तो पहला वाला वेक्टर नल वेक्टर होता है, ये रहा पहला वाला, या दूसरा वाला वेक्टर नल वेक्टर होता है जिसको फर्दर b इक्वल टू सी में बनेगा, या पहला और दूसरा पैरेलल होते हैं। अगर यहाँ डॉट होता तो यहाँ परपेंडिकुलर आता। सो आइदर a इज ए नल वेक्टर और a इज पैरेलल टू b माइनस सी और वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c। ओके देन लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15। सब जगह चौक ही चौक हो गया। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, ये गिवन है। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, एक चीज और गिवन है, एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी
एंड अरे तो खत्म ही नहीं हो रहा है, एंड वेक्टर ए इज नॉट अ नल वेक्टर, देन शो दैट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। अब मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, ओके। ये देखिए A cross B is equal to A cross C and A dot B is equal to A dot C and A is not a null vector. You have to prove vector B is equal to vector C. चलें शुरू करें। अब देखो इसको लेफ्ट साइड पे लेके आओ। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है, तो ये नल वेक्टर हो जाएगा। इसको भी लेके आओ, A डॉट B माइनस A डॉट C, और यहाँ नल वेक्टर नहीं होगा, यहाँ जीरो होगा क्योंकि ये स्केलर है। A क्रॉस आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आएगा वेक्टर B माइनस वेक्टर C इज इक्वल टू नल वेक्टर, यहाँ पे A डॉट। अब बनाएंगे तीन लाइनें। सो आइदर फर्स्ट वेक्टर इज ए नल वेक्टर और सेकेंड वेक्टर इज ए नल वेक्टर। इससे क्या आएगा, वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C, और अब की बार मैं वो गलती नहीं करूँगा, फर्स्ट वेक्टर इज पैरेलल टू सेकेंड वेक्टर। आइए अब इधर भी बनाइए, either A is a null vector और second vector B minus C is a null vector। जीरो नहीं आएगा, difference of the two vectors cannot be a number, और first vector is perpendicular to second, और इसको फर्दर करेंगे तो B is equal to C। अब ये पोर्शन ना रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? देखो ना ऊपर ऑथर ने बोला A इज नॉट ए नल वेक्टर। ये अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वेक्टर A कैन नॉट बी पैरेलल टू B माइनस C एंड परपेंडिकुलर टू B माइनस C एट द सेम टाइम। सो व्हाट इज द इन्फ्रेंस लेफ्ट? थर्ड इन्फ्रेंस बच गई, वेक्टर B, सेकेंड इन्फ्रेंस ये बीच वाली ना, वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C। तो एक और क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है, और ये भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बारी तो जरूर करने चाहिए ये क्वेश्चंस, एग्जाम में नहीं तो स्ट्राइक नहीं करेगा इसको कैसे शुरू करना है। ये जो प्रोसेस है ना, इधर शिफ्ट करना, कॉमन लेना, नल लिखना, फिर तीन इन्फ्रेंस डालना, शिफ्ट करना, कॉमन लेना, तीन इन्फ्रेंस निकालना, फिर कॉमन इन्फ्रेंस पिक करना, अब ये 3-4 क्वेश्चंस में हो गया है। मिटा दिया जाए इसको, अगली बारी फिर से इस वीडियो को देख के आप इससे लिख लीजिए। तो ये आपकी ना प्रॉपर रेगुलर क्लास समझ लीजिए इसको आप, जो आपको बिना कोई फीस दिए मिल रही है। तो इसी को अगर आप फिजिकली मेरे साथ अटेंड करें तो अच्छी खासी आपको फीस देनी पड़ेगी। ऑल राइट, अब हमारा क्वेश्चन आया 16। ओके, अब इसमें दिया हुआ है कि A प्लस B प्लस C इज ए नल वेक्टर। You know what does it represent? They represent the sides of the triangle. What do you have to prove? EP को मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, टू प्रूव। आपको प्रूव करना है A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस A. All right? If A plus B plus C is a null vector. अब देखिए इसका सोल्यूशन ऐसे करते हैं। आप क्या करिए, इस गिवन स्टेटमेंट को पीछे या आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। A से करना है A से कर दीजिए, B से करना है B से कर दीजिए, C से करना है C। एक बारी A से कर देते हैं और एक बारी B से। अगर आप पीछे पीछे करें तो दोनों साइड में पीछे पीछे करना है। ये आगे से करना है तो फिर इधर भी आगे से करना है। अब इसके ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, A क्रॉस A, ये तो नल वेक्टर हो गया क्योंकि दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होता है। B क्रॉस A, ये C क्रॉस A, और नल वेक्टर इंटू A वेक्टर इज ए नल वेक्टर। अब ये तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये क्या है, नल वेक्टर है। तो आपका क्या बचा, B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A। अब ये उसको उधर ले जाइए, ये हो जाएगा माइनस B क्रॉस A, और इसको घुमा दीजिए तो एक माइनस और आएगा, वो प्लस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है आपकी, माइनस ऑफ B क्रॉस A इज नथिंग बट A क्रॉस B। आप इधर ब्रैकेट खोलेंगे, चलिए क्या आएगा, लिखिए मत, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, लिखने में करेंगे तो फिर आप पेस नहीं रख पाएंगे जिस ढंग से हम कर रहे हैं।
और अगर मैं और स्लो जाऊंगा फिर हमको बहुत सारे लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। तो पहले आप सिर्फ समझिए, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्रॉस ए नल वेक्टर होता है, बी क्रॉस ए को उधर भेज दिया, माइनस आ गया, इसको घुमा दिया, एक और माइनस आ गया। अब इसको खोलिए, क्या आएगा, ए क्रॉस बी। जब मैं बोलता हूँ ना, इसको आप भी बोल बोल के करिए अपनी कॉपी में, बी क्रॉस बी और सी क्रॉस बी। और ये तो क्या था, यहाँ नल वेक्टर था, इसको करेंगे तो ये नल वेक्टर आएगा। ये थोड़ा थोड़ा ना छूट जाता है कभी कभी जीरो के ऊपर एरो बनाना। अब बी क्रॉस बी तो नल वेक्टर होगा, तो इसको मत लिखिए। अब क्या बचा आपका, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू नॉट जीरो, नल वेक्टर। आप एक टर्म को उधर भेज दीजिए, किसको, इसको भेज दीजिए, ये माइनस हो जाएगा। अब इसको भी घुमा दीजिए, सो व्हाट विल बी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी। अब इन दोनों को क्लब कर दीजिए, बस हो गया आपका आंसर। सो ए क्रॉस बी, ये रहा ना, इज इक्वल टू बी क्रॉस सी एंड ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये नहीं था। ऑलराइट, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18। वो क्वेश्चन नंबर 17 वो बहुत इजी है। ओके, तो इसको मिटा दिया जाए फिर, क्या बोलते हैं आप लोग? तो आप इसको बाद में लिखिएगा। चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जब मैं लिख रहा हूँ ना, उस समय आपको दो दो तीन तीन बारी रिपीट कर रहा हूँ मैं क्या मैं लिख रहा हूँ, और हमारी उससे कैलकुलेशन भी चेक हो जाती है। तो अभी आप मत लिखिए, आप सिर्फ सुनिए और समझिए, फिर आप आगे करिए, ठीक है। अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये तो भाई एक नंबर का क्वेश्चन है। आपको ना ये तीन टर्म्स दी हुई हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए एंड सी क्रॉस ए प्लस बी, और आपको इसको ओपन करके प्रूव करना है कि ये नल वेक्टर है। तो राइट हैंड साइड क्या है, नल वेक्टर, ये प्रूव करना है। तो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना है। फिर खोलिए ब्रैकेट, क्या आएगा यहाँ, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब इसको खोलिए, क्या आएगा, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए। इसको खोलिए, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ओके, यहाँ पे इम्प्लाइज टू साइन आएगा, इक्वल टू साइन आएगा। ये ए क्रॉस बी को ऐसे रखिए, इसको घुमा दीजिए तो एक माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर है ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, सी के बाद फिर से। इसको ये सही है ऑर्डर, इसका ऑर्डर घुमाइए, एक माइनस आ जाएगा। ये सही है, सी के बाद ए, और इसको भी घुमा दीजिए तो एक माइनस। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, ये इसके साथ कट गया, माइनस सी क्रॉस ए इसके साथ कट गया, और ये इसके साथ कट गया, सारे कट गए, आपस में आ गया नल वेक्टर इज इक्वल टू RHS हेंस टू। इससे आसान क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं ना क्रॉस प्रोडक्ट में। आपने किया क्या है यार, ब्रैकेट से तो खोले हैं और तीन को कान पकड़ के घुमा दिया, उससे माइनस आ गया, तीन टर्म्स प्लस में है, तीन टर्म्स माइनस में है, और सब पेयर वाइज कटते चले गए। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 18 इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी। अरे यार, इसमें तो इधर लाके कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये तो कोई नई चीज आ गई है। एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी, ये गिवन है आपको, ठीक है। नॉर्मली अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इस टर्म को हमने इधर लाके ए या बी कुछ कॉमन लिया था, इसमें कॉमन not आ रहा है, ट्रांसफर करके तो नहीं करेंगे ट्रांसफर। ओके, आपको प्रूव करना है, व्हाट यू हैव टू प्रूव, शो दैट वेक्टर a माइनस डी इज पैरेलल टू वेक्टर b माइनस सी। ये आपको प्रूव करना है, वेक्टर a माइनस डी इज पैरेलल टू वेक्टर b माइनस सी। और आपको कुछ चीज़ें और भी दी हुई हैं, ओके, वो यहाँ दी हुई है, a इज नॉट इक्वल टू d एंड b इज नॉट इक्वल टू c।
तो चलिए मैं अब आपको क्वेश्चन समराइज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है ये। प्रिंट आउट अगर आपके पास है तो बहुत ही बेहतरीन बात है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी गिवन है, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी गिवन है, वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर डी, वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी, वी हैव टू प्रूव ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी। नॉर्मल अभी जो पहले 2 क्वेश्चन किए थे ना उसमें इस टाइम को यहाँ ला के कॉमन लेते थे, फिर ऐसे एक ड्रॉप डाउन एरोज बनाते थे, वो इसमें नहीं हो रहा है। तो ये कैसे करें, थोड़ा मुश्किल हो गया। इसमें पता है क्या करते हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके नल वेक्टर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होता है तो वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो करके देखें क्या, कंसिडर ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस डी। देखें अब इसका क्या होगा। ऑलराइट, कितना आएगा, ए क्रॉस बी, खोलो ब्रैकेट, पहली टर्म इसके साथ ले जाओ ए क्रॉस बी, फिर ये माइनस आएगा ये वाला, फिर ए क्रॉस सी, फिर ये वाली टर्म ले लीजिए माइनस डी क्रॉस बी। अब लास्ट टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी क्रॉस सी। मैं थोड़ा साइड में हटता हूँ, आप देखिए जरा, ए क्रॉस बी, फिर माइनस ए क्रॉस सी, फिर माइनस डी क्रॉस बी, फिर प्लस डी क्रॉस सी। ऑलराइट, अब देखो इधर, इसको ध्यान से, क्या मैं ए क्रॉस बी की जगह सी क्रॉस डी लिख सकता हूं, गिवन है ना। ओके, ए क्रॉस सी की जगह मैं बी क्रॉस डी लिख सकता हूं, ये भी गिवन है। हो गए आपके दोनों गिवन यूज। देख लो फिर से, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, तो इसको मिटा के इसकी जगह ये लिख दिया, ए क्रॉस सी की जगह हमने लिख दिया बी क्रॉस डी, क्योंकि ऑथर ने हमको दिया है और दिया है कुछ तो यूज करना है। इसको आप कान पकड़ के घुमा दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा, बी आगे आ जाएगा और डी पीछे चला जाएगा। इसको भी घुमा दीजिए, अब देखो क्या जलवा हुआ, उससे ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये नल वेक्टर आ गया। अब इससे ना 3 बातें उठती हैं, आइदर फर्स्ट वेक्टर इज ए नल वेक्टर, उससे ए इज इक्वल टू डी होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, और सेकंड वेक्टर नल वेक्टर है, उससे बी इज इक्वल टू सी होगा, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका तीसरा इन्फ्लुएंस आएगा। पहले 2 इन्फ्लुएंसेस को लिखने की जरूरत ही नहीं है। दैट इम्प्लाइज वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी इज पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। पहला इन्फ्लुएंस छोड़ दिया क्योंकि उससे ए इज इक्वल टू डी आएगा, वो ऑथर ने दिया नहीं है। दूसरा वेक्टर नल वेक्टर होने से बी इज इक्वल टू सी आएगा, वो भी ऑथर ने बोला है नहीं है। तो आपका मेन इन्फ्लुएंस बचा फर्स्ट वेक्टर इज पैरेलल टू द सेकंड वेक्टर। लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 19। इज इट ओके चिल्ड्रन? सो इट्स नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन वही है ना, प्रैक्टिस तो हमें करनी है। अब आपकी थ्योरी ना, आप दोबारा से अगर आप थ्योरी कॉपी में जाके थ्योरी पढ़ेंगे ना, आपको हर एक अक्षर क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। शुरू में जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ ना, उस समय आपको पूरा नहीं समझ में आएगा, थोड़ी सी बोरिंग भी लगती है, लेकिन वो भी एक कड़वा घूंटा हमें पीना है। लेकिन न्यूमेरिकल्स करने के बाद जब वापस आप उस थ्योरी पेज पे जाएंगे तो फिर आपको कितना आनंद आएगा, एक बार करके देखिएगा। अब आपको दिया गया है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 1 नंबर का है और ये MCQ में भी बहुत खूबसूरती से बनेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब पता है इसका फॉर्मूला, ये बहुत मस्त चीज़ है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये साइन थीटा, और इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है। आइए करते हैं, ये पहली बार आ रहा है, थ्योरी में भी नहीं हुआ ये चीज़। ये देखिए ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये नंबर है ना, ये दोनों तो प्लस होंगे। थीटा अगर ऑब्ट्यूस होगा सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री तक, तो कॉस ऑफ एनी एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट इज माइनस। तो अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से ज़्यादा 180 तक, तो ये नेगेटिव नंबर होगा। अब अगर आप मॉड लेते हैं तो आपको ये इंश्योर करना है। अब मैं इसको मैग्नीट्यूड नहीं बोलूँगा, जब यही दोनों डंडे वेक्टर पे डलते हैं तो मैग्नीट्यूड बोला जाता है, नंबर पे डलते हैं तो मॉड बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसको पॉजिटिव इंश्योर करना है ना, क्योंकि मॉड नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाता है। भाई ये तो पहले से पॉजिटिव है, ये पहले से पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इस पर मॉड लगा दिया है। तो ये नया फॉर्मूला है जो थ्योरी में आप ऐड कर लीजिए प्लीज़ अपनी थ्योरी कॉपी में जाके। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड नहीं बोलूँगा इसको, सॉरी, मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मॉड ऑफ कॉस थीटा। अब ये यहाँ डाल दीजिए।
अगर आप इस पर मॉड नहीं डालेंगे ना, आपका एक आंसर गायब हो जाएगा। अब ये कट गया, तो आपको पता है क्या बचा? मॉड ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आपको पता है क्या है, जब आप मॉड हटाते हैं ना तो दूसरी साइड प्लस माइनस आता है। ये कहानी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका एक ही आंसर आएगा। तो आप एक इक्वेशन बनी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखा कितना खूबसूरत क्वेश्चन हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर ले आइए। व्हाट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? बोलो बोलो, टैन थीटा। ये भी कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा। और अगर थीटा 1 होता है तो थीटा π/4 होता है। ये टिग्नोमेट्री है। और अगर माइनस 1 होता है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, पाई माइनस π/4। तो आपके 2 आंसर आए हैं। समझ में आ गया? तो एक ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन है। ये इसका कैच है। मॉड ऑफ कॉस थीटा, फिर मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस। तो आपके सामने ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आ गया है। और अब क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही टफ है। सो क्वेश्चन नंबर 20 आपका टफ क्वेश्चन है। नीचे कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं और कुछ क्वेश्चन टफ हैं। तो अब हम ये क्लास को रैप अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी जिसको हम नाम देंगे एपिसोड 19, और वो प्रैक्टिस पेपर 2 चलेगा उसके अंदर। और वो क्वेश्चन चलेंगे आपके कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स। टोटल क्वेश्चन आपके 29 हैं। होपफुली नेक्स्ट क्लास अगर मैं थोड़ी सी लंबी करूँगा तो ये पूरे हो जाएंगे आपके। ऑलराइट, सो वी हैव ऑलरेडी डन 18 lectures on vectors. Just imagine 18 lectures is more than 10 hours. और अभी तो आपका 1 घंटे का और बाकी है। 11 घंटे आप मेरे साथ वेक्टर्स पढ़े हैं और उसके बाद थोड़ा एनसीईआरटी भी करेंगे। तो अब मान के चलो 12 से 13 घंटे आपकी क्लास हो गई वेक्टर्स की। इतने घंटे कहाँ आपको मिलते हैं स्कूल में या कहीं पे भी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 फिनिश हो गया है। प्रॉपर आपको असाइनमेंट मिल रहा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रिंट आउट लीजिए और बिल्कुल आसान आपके लिए वेक्टर्स हो गया। तो अब ये क्लास को यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 19। उस समय शायद हमारा वेक्टर्स खत्म हो जाए एनसीईआरटी छोड़ के। ओके देन, हैव ए नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।